गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि पिछली क्लास में हमने चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी जो है प्रायिकता को समाप्त कर लिया था। अब हम अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 10 विषय गणित, सॉरी चैप्टर 6 क्लास 10 का विषय गणित। और चैप्टर 6 जो है आपका चैप्टर है त्रिभुज, ठीक है, ट्रायंगल। तो मैंने आप लोग को रिवीजन के टाइम में ट्रायंगल पढ़ाया था, याद है, थेल्स थ्योरम। यस सर। हाँ, तो वो इसी में पढ़ना है। चलिए, तो मैंने आप लोग को समरूप आकृतियां और सर्वांगसम आकृतियां की कुछ बेसिक बातें बताई थी। कोई बताना चाहेगा क्या होता है सर्वांगसम और समरूप आकृतियों में अंतर? एनीवन? यस सर। बताइए। सर्वांगसम तो वो होती है जो उनका साइज भी बराबर होता है और एक और चीज सिमिलर, मतलब देखने में भी सेम लगती है। हाँ, और मतलब समरूप होता आकार और माप यानी कि साइज दोनों ही सेम होता है, तो उसे सर्वांगसम कहते हैं। और और समरूप में समरूप सिर्फ आकृति, आकार सेम होता है, साइज बराबर नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है, अगर हो जाएगा तो वो सर्वांगसम हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो केवल समरूप होगा। ठीक है, चल, तो इसी चीज को यहाँ पे आपको पढ़ना है। जैसे ये दोनों फोटो आप देखिए और बताइए क्या ये सर्वांगसम है, यस और नो? सभी बच्चे बताइए ये सर्वांगसम है कि नहीं है? यस सर। है ना, क्योंकि इसका आकार भी सेम है और साइज भी सेम है, यानी कि दोनों पेंसिल ही है और दोनों का साइज भी सेम है, तो ये सर्वांगसम है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि यदि किसी दो वस्तुओं का आकार यानी कि शेप और माप यानी कि साइज समान है तो दोनों वस्तुएं सर्वांगसम होती है। जैसे ये दोनों पेंसिल क्या है, सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट फिगर है। अब देखिए, तो ये यहाँ पे क्या दिया गया है, सर्वांगसम आकृति में आकार और साइज दोनों सेम होना चाहिए। तो एक जब ये वृत्त है और वृत्त का डायमीटर डी है, दोनों का सेम है, तो ये क्या होगा, डी वाले वृत्त सर्वांगसम होते हैं, यानी कि हमेशा सर्वांगसम होंगे। अब ये आप देखिए और देख के बताइए तो क्या ये सर्वांगसम आकृति है कि नहीं है सर। यस सर। है ना, है ना। ये 5 तो ये भी 5, ये 7 तो ये भी 7, और ये 4 तो ये भी 4, तो ये क्या है, सर्वांगसम आकृति है। तो यही चीज लिखा गया है कि दो आकृतियां जिनके समान आकार और समान माप होते हैं वो सर्वांगसम आकृतियां कहलाती है। ये दोनों आकृति क्या है, सर्वांगसम, यानी डिट्टो, कोई अंतर नहीं होगा, आकार भी वही और माप भी वही, यानी डिजाइन भी सेम रहेगा और साइज भी सेम रहेगा, तो उसे हम सर्वांगसम आकृति कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, तो यहाँ पे क्या लिखा है, सर्वांगसम आकृतियों की, सॉरी, भुजाओं की संख्या वाले दो आकृतियां सर्वांगसम होते हैं यदि उसमें दो चीजें हम देख लें, उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए और इनकी संगत भुजाओं की माप बराबर होने चाहिए। तो संगत भुजाओं की माप बराबर होगी तो उसी को हम क्या कहते हैं, समानुपाती कहते हैं, समानुपाती कहते हैं, याद है? जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि एक लड़का है एक्स और एक लड़की है वाई। एक्स के पास जो है रेड पेन जो है वो 4 है और ब्लैक पेन जो है एक्स के पास कितना है, 8 है। ठीक है, ऐसे ही वाई के पास रेड पेन जो है वो 6 है और ब्लैक पेन जो है वो 12 है। ठीक है, तो अगर हम दोनों का अनुपात निकालेंगे कि एक्स के पास पेन की क्या रेशियो है, तो आप 4/8 करोगे, रेड बटा ब्लैक, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ऐसे ही वाई का निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 6/12, ये भी कट के 1/2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे एक्स और वाई के पास जो पेन का अनुपात है वो क्या है, बराबर है, 1/2 है। पेन बराबर नहीं है बल्कि ये अनुपात बराबर है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? यस सर। कि कोई आकृति कब सर्वांगसम होंगी, जब उसके कोण बराबर होंगे और साथ में उसकी भुजाओं का माप जो होगा वो बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे समानुपाती का कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे समानुपाती का कोई कंसेप्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि समानुपाती हम कब देखते हैं, जब हमें समरूप आकृति देखना होता है। क्योंकि समरूप आकृति में क्या होता है, जैसे कि एक आकृति है इतना बड़ा और एक आकृति है इतना बड़ा, तो ये समरूप हो सकता है कब, जब उसके साइज जो है समानुपाती होते हैं। तो यहाँ पे बराबर से मतलब है, समानुपाती से कोई मतलब नहीं है। क्या बात समझ में आई? यस सर। हाँ, तो कोण और साइज दोनों ही बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे आप इस दोनों त्रिभुज को देखिएगा
तो कोण बी जो है बराबर है कोण ई के, कोण ए जो है बराबर है कोण डी के, और कोण सी जो है बराबर है कोण एफ के। और साथ में भुजा देखिए, भुजा बीसी जो है बराबर है ईएफ के, भुजा AB जो है बराबर है ED के, और भुजा AC जो है वो बराबर है किसके, DF के, है ना। तो यहाँ पे तीनों कोण और तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। और जब बराबर है तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये सर्वांग सम है। तो यहाँ पे एंगल A बराबर एंगल D है, एंगल B बराबर एंगल E है, और एंगल C बराबर एंगल F है। आप देख पा रहे हैं सभी बच्चे, है ना। यस सर। ऐसे ही अगर आप इसकी भुजा देखिएगा तो भुजा भी आपस में बराबर होंगे। देखिए यहाँ पे AB बराबर DE है, ये AB है बराबर है किसके, DE के। ऐसे यहाँ पे AC जो है बराबर है किसके, DF के, तो AC बराबर है DF के। ऐसे यहाँ पे BC बराबर है किसके, EF के, तो BC बराबर है EF के। तो संगत भुजा बराबर है और संगत कोण बराबर है, तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। क्लियर है सभी बच्चों को। तो हम इसको लिख देंगे कि ये Yes, दोनों sir. त्रिभुज जो है सर्वांगसम है। ट्रायंगल ABC सर्वांगसम है ट्रायंगल DEF के। तो एक बात बताइएगा, क्या हम इसको ऐसे लिख दें, ट्रायंगल ABC सर्वांगसम, अगर हम लिख दें ट्रायंगल FED, तो क्या ये सही होगा? Yes, sir. कैसे बताइए? क्योंकि सर इसमें ट्रायंगल ABC मतलब एंगल B जो है बीच में है, और इसमें FED एंगल E दोनों बराबर है इसलिए। कैसे बराबर है? यहाँ देखिए, एंगल A किसके बराबर है, D के, तो एंगल A के बाद यहाँ D होना चाहिए ना, यहाँ तो F है ना। एंगल A के बराबर एंगल D है ना, तो यहाँ पे इसको जब हम लिख रहे हैं तो एंगल A के सामने यहाँ A आना चाहिए ना, D आना चाहिए, तो D यहाँ पे सही है। B के सामने F E आना चाहिए, यहाँ पे सही है। C के सामने F आना चाहिए, ये सही है। जो बराबर है उसी के क्रम में लिखा गया है, दिख रहा है। अब फिर भुजा भी देखिए, AB जो है बराबर है किसके, DE के, तो AB जो है बराबर है DE के। अब फिर AC एक छोर के बीच वाला, तो DF आएगा, तो AC बराबर है DF के, और BC बराबर है EF के, तो BC लास्ट वाला दो का EF होगा। तो यानी कि हम इसे यही लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते हैं, केवल यही लिख सकते हैं। समझ में आया? Yes, sir. सिंपल है। चलिए Yes, आगे। sir. अब देखिए समरूप आकृति भी मैंने आप लोग को बता दिया है। क्या होता है समरूप आकृतियां? जिसका आकार सेम होता है, साइज अलग अलग हो सकता है। जैसे कि ये वृत्त है, ये भी वृत्त है, तो दोनों का आकार सेम है, साइज अलग है। ये बड़ा वृत्त है और ये छोटा वृत्त है, लेकिन है ये दोनों समरूप। तो यही चीज लिखा गया है कि ये सर्वांगसम नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा, समरूप होगा। क्योंकि इनका आकार तो समान है लेकिन माप अलग अलग है, और जब माप अलग अलग है तो ये सर्वांगसम नहीं होगा। तो ये क्या होगा, समरूप आकृतियां होगा। जब आकार सेम रहता है और साइज अलग अलग रहता है तो वो समरूप आकृतियां होती है। तो यहीं पे हम लिखेंगे कि सिमिलर जो फिगर्स होते हैं वो केवल आकार सेम होना चाहिए, साइज नॉट बी सेम, यानी साइज जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, यानी कि इनका साइज बराबर होना जरूरी नहीं होता है। क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, sir. और कई बच्चे, देखिए मैं क्लास स्टार्ट किया था तो सिर्फ 7 बच्चे थे, अभी 18 बच्चे हैं, यानी आधे से अधिक बच्चे क्लास लेट ज्वाइन करते हैं और उनको ही समझ में नहीं आता है। एक बच्ची लिखी है कि सर मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर पाई थी कल का, ये आज चैप्टर स्टार्ट हुआ है, आप क्लास लेट ज्वाइन करिए, ठीक है। आप क्लास लेट ज्वाइन कीजिएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्लास में, ठीक है। क्लास 8:30 बजे है तो 8:30 बजे जुड़िए, नहीं तो बाद में जुड़िएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। अब देखिए समरूप आकृति क्या होता है, दो आकृतियां जिनके समान आकार हो लेकिन उनके आमाप यानी कि साइज जो है अलग अलग होना, मतलब अलग अलग हो सकता है, उसे हम समरूप आकृतियां कहेंगे। जैसे ये त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, लेकिन इनका साइज छोटा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, लेकिन है दोनों त्रिभुज, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, समरूप आकृति हो जाएगा। क्लियर है? Yes. कोई डाउट किसी बच्चे को? तो लेट क्लास जुड़ने से कोई लाभ नहीं है, आप लोग को कुछ भी नहीं समझ में आएगा, मैं क्लियरली बता देता हूँ। क्लास जुड़िए तो समय से, नहीं तो लेट से जुड़ने से कोई फायदा नहीं है। चलिए अब देखिए ये सब समरूप आकृति होगा, क्योंकि ये छोटा है, ये थोड़ा सा बड़ा है, ये बहुत बड़ा है, लेकिन सब समरूप है। क्यों? क्योंकि ये सब जो है वृत्त है, इसमें आकार जो है मैटर करता है, आकार सेम होना चाहिए। वृत्त है दोनों, वृत्त
हो जाएगा। साइज छोटा है कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, साइज बराबर होना जरूरी नहीं है, क्लियर है। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। आपके क्लास का लिंक कभी नहीं बदलता है, एक ही लिंक रहता है हमेशा, ठीक है। तो लिंक मिले या ना मिले, आपको अपना क्लास का टाइम पता है, पिछले लिंक से जुड़ जाया कीजिए। यहां देखिए, सभी वृत्त जो है क्या होते हैं, समरूप होते हैं, क्योंकि उनका आकार समान होता है। तो देखिए आकार क्या होता है, समान होता है, इसलिए सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे सभी वर्ग भी क्या होंगे, समरूप होंगे, सभी त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे, बाकी अदर त्रिभुज क्यों नहीं समरूप होंगे। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने एक त्रिभुज बनाया, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैंने एक त्रिभुज बनाया, ये 6 और ये नीचे वाला 4 है। क्या ये दोनों समरूप होंगे, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि देखिए नीचे वाला जो है ना अलग अलग है, अब ये इस पे फिट नहीं बैठेगा। समरूप को समझने का सबसे आसान तरीका क्या है, अगर हम इसको बड़ा करेंगे तो हमें ये वाला मिल जाना चाहिए, इसे बड़ा करेंगे तो ये मिल जाएगा। लेकिन अगर हम इसे बड़ा करेंगे तो ये भी तो साथ साथ हो जाएगा, लेकिन ये तो 6 ही रहेगा, तो ये नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रहा है। समरूप आकृति पहचानने का सिंपल तरीका है कि किसी भी आकृति को अगर हम बड़ा करें तो वही आकृति हमें मिलना चाहिए। तो इस समबाहु त्रिभुज में छोटे वाले को बड़ा करेंगे तो बड़ा वाला मिल जाएगा, क्योंकि अगर ये 6 है तो ये 3 होगा या 2 होगा। तो इसको बड़ा करेंगे तो एक समय के बाद ये 6 तीनों एक साथ होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर इसको बड़ा करते हैं, इसको 5 करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 6 से बड़ा हो जाएगा, फिर इसके बराबर नहीं होगा। तो ये समरूप आकृति, इसीलिए केवल समबाहु त्रिभुज जो है क्या होता है, समरूप होता है। क्लियर है। यस सर। कोई डाउट किसी बच्चे को। नो सर। नो डाउट सर। चलिए, तो ये चीजें हम लोग समझ चुके थे, आगे बढ़ते हैं। और ये समरूप आकृति, ये बताइए ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंस का चिन्ह है। और जब कॉन्ग्रुएंस होगा तो ये समरूप भी होगा। ये चीजें मैंने बता रखा हूं कि सर्वांगसम आकृतियों के आकार समान होते हैं, इसलिए सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं। जब इनका आकार समान होता है तभी तो माप समान होगा। तो जो सर्वांगसम होती है ना, वो क्या होती है, समरूप भी होती है। लेकिन जो समरूप होती है जरूरी नहीं है कि वो सर्वांगसम हो। जैसे कि अगला देखिए पॉइंट यहाँ पे, अब ये समरूप तो है क्योंकि ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, लेकिन क्या ये सर्वांगसम है, तो आप कहेंगे कि नहीं ये सर्वांगसम नहीं है। तो यहाँ पे यही चीज लिखा गया है कि सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती हैं, क्योंकि सर्वांगसमता के लिए उनका माप भी बराबर होना जरूरी है। तो इसका माप अलग अलग है, केवल आकार सेम है। इसलिए हम कहेंगे कि सर्वांगसम आकृतियां समरूप तो हो सकती हैं, लेकिन समरूप आकृतियां सर्वांगसम हो जरूरी नहीं है। क्या ये बात समझ में आया। यस। ये लेट से जुड़ने वाले बच्चों को तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा, पता नहीं ये क्या सीखेंगे, कुछ नहीं सीखेंगे। यस सर। माइक ऑन नहीं करना है। चलिए, तो यही चीज यहाँ पे बताया गया है कि जो भी सर्वांगसम आकृतियां वो क्या होंगी, समरूप होंगी। लेकिन जो समरूप है वो जरूरी नहीं है कि सर्वांगसम होंगी। तो ये चीजें याद कर लेना है कि हर सर्वांगसम आकृति समरूप होती है, लेकिन हर समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती है। याद रहेगा सभी बच्चों को ये चीजें। यस सर। आगे बढ़े। चलो, एक क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो अभी अभी बताया था ये पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है। देखिए 2 बच्चे गलत कर दिए, ये वही बच्चे हैं जो लेट क्लास जुड़े हैं। क्लास लेट जुड़ेंगे तो गलत ही करेंगे। जब पता है क्लास 8:30 बजे है तो लिंक का इंतजार करने की क्या जरूरत है। डेली का लिंक एक ही रहता है, आज का क्लास का लिंक जो है वही अगली क्लास का भी होगा, डेली सेम लिंक रहता है। तो आप किसी भी क्लास के लिंक से कभी भी क्लास जुड़ लीजिए।
लास्ट के 10 सेकेंड। 10, एक बच्चे का आंसर नहीं आया। 10, 9, 8, 7, 6। चलिए सभी बच्चों का आंसर आ गया। देखिए कैसे करेंगे, एकदम सिंपल सा है। अगर मैं यहां पे एक वर्ग बना दिया और एक वर्ग मैंने यहां पे बना दिया, दोनों वर्ग हैं, दोनों वर्ग हैं, तो क्या ये सर्वांगसम होगा? अगर मान लो कि मैं कहूं कि ये 1 सेंटीमीटर का है और ये 5 सेंटीमीटर का वर्ग है, तो ये सर्वांगसम होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वर्ग तो है, आकार तो सेम है, लेकिन साइज अलग अलग है। तो सर्वांगसम के लिए आकार और साइज यानी कि इसका माप बराबर होना चाहिए, जो कि अलग अलग है, तो ये तो सर्वांगसम नहीं होगा। लेकिन समरूप के लिए क्या जरूरी है? आकार। ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, तो ये क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। आज छोटे वाले वर्ग को बड़ा कीजिए तो एक समय के बाद 5 सेंटीमीटर का ये हो जाएगा, यानी कि ये समरूप। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बहुत सिंपल सी बेसिक सी बात थी कि सर्वांगसम के लिए आकार और साइज यानी कि उसका माप दोनों ही बराबर होना चाहिए। जैसे 5 रुपए का सिक्का है तो एक दूसरा 5 रुपए का सिक्का है, तो ये 5 रुपए का सिक्का ये भी है, 5 रुपए का ये भी है, तो ये दोनों सर्वांगसम होगा। क्या होगा? सर्वांगसम होगा। क्या होगा? सर्वांगसम होगा। क्यों? क्योंकि इनका आकार यानी कि डिजाइन और माप यानी कि साइज दोनों बराबर है। लेकिन एक 5 रुपए का सिक्का है और एक 10 रुपए का सिक्का है, तो अब ये सर्वांगसम नहीं होगा बल्कि समरूप होगा। क्यों? क्योंकि इनका आकार तो सेम है, दोनों गोलाकार है, लेकिन साइज छोटा बड़ा है, यानी ये छोटा है ये बड़ा है, तो एक समय के बाद हम छोटे वाले को बड़ा करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, इसीलिए ये समरूप है। बात समझ में आया? तो समरूप और सर्वांगसम में अंतर क्लियर है। सर्वांगसम में आकार और साइज दोनों सेम होना चाहिए, जबकि समरूप में केवल आकार सेम होना चाहिए, साइज जरूरी नहीं है कि बराबर हो। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से मेन टॉपिक आपका शुरू होता है। अभी तक तो आपने बेसिक चीजें समझा कि सर्वांगसम क्या होता है, समरूप क्या होता है। ये मेन टॉपिक है। देखिए बहुभुज की समरूपता, सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन कैसे हम देखेंगे? तो कोई दो आकृति सिमिलर यानी कि समरूप तभी होगा जब उसके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। एक ही अनुपात का मतलब क्या हो? समानुपात हो। समानुपात हो। अब ये समानुपात का मतलब क्या होता है? अगर आप देखेंगे समानुपात का मतलब, तो जैसे मैंने बताया कि एक लड़का है y और एक लड़की है x, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि इसके पास जो है रेड पेन जो है वो 6 है और इसके पास ब्लैक पेन जो है वो 18 है, ठीक, और x के पास रेड पेन जो है वो 3 है और ब्लैक पेन जो है इसके पास 9 है। लेकिन दोनों का अनुपात देखेंगे सेम आएगा। कैसे? तो y का अगर हम निकालें रेड पेन और ब्लैक पेन का अनुपात तो कितना आएगा? 6/18, यानी कट के कितना हो जाएगा? 6 एकम 6, 6 त्रिक 18, नहीं 1/3। ऐसे ही अगर हम x का निकालते हैं रेड और ब्लैक पेन का अनुपात, रेड और ब्लैक पेन का अनुपात, तो बताइए क्या आता है? 3/9, यानी कट के ये भी कितना हो जाएगा? 1/3, यानी कि 1/3 अनुपात में इसके पास भी पेन है और 1/3 अनुपात में इसके पास भी पेन है। तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों समानुपाती है। तो जब हमें किसी दो आकृति को चेक करना होता है कि ये समरूप है कि नहीं है, तो हम दो चीजें चेक करेंगे। एंगल बराबर होना चाहिए, कोण बराबर होना चाहिए, और जो उसकी भुजाएं होंगी वो समानुपाती होना चाहिए। बराबर होना जरूरी नहीं है, समानुपाती होना चाहिए। समानुपाती का मतलब एक और एग्जांपल से समझिए। जैसे मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बना देता हूं और एक त्रिभुज में यहां पे बना दिया, ठीक है, दोनों में अंतर क्या है? कि बस साइज का अंतर है। साइज का अंतर क्या है? मतलब ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, ठीक है, लेकिन इनकी भुजा अलग अलग है। ये एक भुजा 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये भुजा जो है 8 है, ये 12 है और ये 16 है। फिर भी ये दोनों समरूप है। क्यों समरूप है? तो अगर आप देखेंगे कि भुजा ए बी
सी, और यहाँ पे नाम कर दे हम पी क्यू आर, तो इनकी भुजाओं का अनुपात जो है ना समान है। कैसे समान है? तो आप देखिए ए बी बटा में पी क्यू निकालिए, कितना आएगा? 2/8, यानी कट के 1/4 हो गया। ऐसे ही आप निकालिए ए सी बटा में पी आर, देखिए 3/12, यानी कट के 3 एकम 3, 1/4 आएगा। ऐसे ही आप बी सी बट्टा में क्यू आर निकालिए, तो 4 बट्टा में कितना आएगा? 16, कट के 1/4 आ गया। यानी कि इनका अनुपात समान है। आज जब अनुपात समान है तो हम क्या कहते हैं? समानुपाती है। यानी कि एंगल बराबर है, संगत कोण बराबर है, और इनका भुजा क्या है? एक ही अनुपात में, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया आप सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जैसे ये त्रिभुज, ये चतुर्भुज है, बताइए क्या ये समरूप है कि नहीं है? तो आप इनको कहोगे कि ये समरूप है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए एंगल ए जो है, आकृति से देखिए एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर है, एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर है, एंगल सी एंगल डी, यानी संगत कोण बराबर है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो संगत भुजा एक ही अनुपात में, एडी बट्टा में पीएस, एडी बट्टा में पीएस बराबर डी, यानी सेम अनुपात में है। तो हम क्या कहेंगे? इन दोनों को समरूप आकृति कहेंगे। ठीक है, अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है। ये समरूप का चिन्ह है, ये क्या है? समरूप का चिन्ह है। अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जैसे कि देखिए ये छोटा ताजमहल है, बड़ा करेंगे तो यही मिल जाएगा, ये भी इसके समरूप है। इसको बड़ा करेंगे तो यही मिलेगा। तो ये तीनों आकृति क्या है? समरूप है। ये तीनों आकृति क्या है? समरूप है। अब इसे आपको चेक करके बताना है कि ये आकृति समरूप है या नहीं है। चेक कीजिए सभी बच्चे और बताइए कि ये समरूप है कि नहीं है। वेरी गुड। तो आप क्लियरली बता रहे हो कि ये समरूप है। क्यों समरूप है? तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि एंगल ए बराबर है किसके? एंगल पी के, और एंगल सी जो है बराबर है किसके? एंगल क्यू के, और एंगल डी जो है बराबर है किसके? एंगल आर के, और एंगल एस जो है बराबर है किसके? एंगल बी के। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। एंगल बी बराबर है किसके? एंगल एस के। ठीक है, यानी कि संगत कोण आपस में बराबर है। तो हम यहां लिखेंगे कि संगत कोण बराबर है, संगत कोण बराबर है। ठीक, संगत कोण बराबर होना चाहिए। पहला शर्त पूरा हो गया। दूसरा शर्त देखिए, अगर हम लिखते हैं ए बी बट्टा में पी एस बराबर आएगा, अगर हम लिखते हैं बी डी बट्टा में एस आर बराबर आएगा, सी डी बट्टे में क्यू आर बराबर आएगा, ए सी बट्टा में पी क्यू। आप देख लीजिए मान लिख के, ए बी का मान 5 बट्टा में पी एस का मान कितना? 10 बराबर होगा, बी डी कितना है? 2.5 बट्टा में एस आर कितना है? 5 बराबर होगा, सी डी का मान कितना? 2, और ये क्यू आर का मान कितना? 4, एसी का मान कितना? 3, इधर कितना? तो ये 6, पी क्यू का मान 6। अब इसको कटाएंगे तो देखिए सब 1/2 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2.5 एकम 2.5, 2.5 दूनी 5, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि ये सब एक ही अनुपात में है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इनका अनुपात क्या हो गया? बराबर हो गया, 1/2। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि भुजाएं जो है, संगत भुजाएं जो है क्या है? समानुपाती है। इसीलिए ये आकृति दोनों क्या हो जाएंगी? समरूप हो जाएंगी। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। आसान है ना? चलिए इसको चेक कीजिए और बताइए कि ये दिया गया बहुभुज समरूप है कि नहीं है। चेक कीजिए सभी बच्चे और बताइए ये समरूप है कि नहीं है। इसके सभी संगत कोण और संगत भुजाओं का अनुपात चेक कीजिए। कॉपी पे लिख के बनाना है, दिखाना है, जल्दबाजी नहीं करना है। कॉपी पे लिखिए सब कि कौन कौन एंगल किसके बराबर है और कौन सी भुजा किसके अनुपात में है।
सर लिख दे या फिगर भी बनाए। लिखिए। चलिए देखिए, एकदम ध्यान से देखिएगा, मैं इसी पे बना देता हूं। तो देखिए यहां लिखता हूं, एंगल ए जो है किसके बराबर हो जाएगा? एंगल ए जो है, यहां हम लिखते हैं एंगल ए जो है किसके बराबर हो जाएगा? एंगल पी के। एंगल एफ जो है किसके बराबर हो जाएगा? एंगल क्यू के। तो एंगल एफ जो है बराबर हो गया एंगल क्यू के। ऐसे ही एंगल ई जो है, एंगल ई जो है किसके बराबर हो जाएगा? एंगल आर के। ठीक, ऐसे ही एंगल डी जो है किसके बराबर हो जाएगा? एंगल एस के। ठीक है, एंगल सी जो है किसके बराबर हो जाएगा? एंगल टी के। ऐसे ही एंगल बी जो है एंगल बी बराबर एंगल यू। एंगल यू के। और एंगल, बाकी सारा एंगल बराबर हो गया। ठीक है, सारा एंगल आपस में बराबर है। चलिए, तो संगत कोण तो बराबर है। अब संगत भुजा को देखते हैं। अगर मैं आपको जो कह रहा हूं उसको देखते चलिएगा। अगर मैं लिखूं ए एफ बट्टा किसके करूं बताइए? टी एस के इक्वल होगा, अगर मैं लिखूं एफ ई बट्टा किसके, बताइए? एफ ई बटे क्यू आर सर। क्यू आर 140 वाला, ठीक है, क्यू आर। ठीक है, ऐसे ही अगर आप देखेंगे कि एफ ई डी किसके बराबर हो जाएगा? एस आर का, एस आर का। ठीक है, अगर मैं लिखूं यहाँ पे बी सी तो किसके बराबर हो जाएगा? टी यू के। अगर मैं लिखूं यहाँ पे ए बी तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा? यूपी के। ठीक है, हो गया ना? यस सर। 5 ही है ना? 1 2 3 4 5 6 है ना? एक और कोई तो छूटा है, ए एफ छूटा है। तो ए एफ जो है किसके बराबर? ए एफ तो लिख दिया है ना जी, कौन सा छूट गया? सी डी छूटा है क्या? डी सर। सी डी छूटा है ना? सी डी, ये वाला सी डी जो है किसके बराबर हो जाएगा? सी डी का पी क्यू के बराबर। और सबका अनुपात कितना आएगा? 1/2 आएगा। चेक करके देखिए, आप इसका मान बदलिएगा तो सबका अनुपात कितना आएगा? 1/2 आएगा। आ रहा है? यस सर। यस सर। यानी कि संगत भुजा भी क्या है? समानुपाती है, और संगत कोण जो है आपस में बराबर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। चलिए, तो एक क्वेश्चन इसी पर आधारित मैं पोल सेक्शन में दे रहा हूं, आप लोग कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। अच्छा ये देखिएगा, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये जो है ना 90 डिग्री का सिंबल है। ठीक है, ये 90 डिग्री का सिंबल है, और यहाँ पे कोई सिंबल नहीं बना है, मतलब कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण नहीं है। यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है, मतलब 90 डिग्री का कोण नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, अगर कोई सिंबल नहीं है मतलब वो 90 डिग्री के बराबर नहीं है। कोई सिंबल नहीं है मतलब कि वो 90 डिग्री के बराबर नहीं है। तो आपको बताना है। सर पोल नहीं आया। दे रहा हूं, पोल दे रहा हूं, जल्दबाजी मत कीजिए। बताना है कि ये समरूप होगा कि नहीं होगा ये आकृति। देखिए एक बच्चे का अभी भी गलत हो गया।
कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम ध्यान से। लास्ट के 30 सेकेंड। चल लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से इस चीज को देखिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने कहा था कि कोण बराबर होना चाहिए, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण नहीं है, यानी इसके एंगल आपस में बराबर नहीं है। और जब एंगल बराबर नहीं है तो ये समरूप नहीं होगा। क्लियर है? क्योंकि मैंने कहा था अगर चिन्ह बना है तो वो 90 डिग्री है, अगर नहीं बना है तो वो 90 डिग्री नहीं है। इसमें चिन्ह नहीं बना है मतलब वो 90 डिग्री का नहीं है, यानी कि संगत कोण बराबर नहीं है, मतलब कि ये समरूप नहीं होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो इस Yes, प्रश्न का sir. उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। सर अगला क्वेश्चन कीजिएगा एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, ठीक है? जल्दबाजी मत कीजिएगा, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा समझा देता हूं आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं कब? जब उनके संगत कोण क्या होने चाहिए? एक भर देंगे, और संगत भुजाएं क्या होना चाहिए? वो भर देंगे। तो संगत भुजाएं क्या होने चाहिए और संगत कोण क्या होने चाहिए? ये दोनों शर्तें मैंने आपको बताई है कि संगत कोण क्या होने चाहिए और संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, यानी दो चीजें यहाँ पे आएंगी। ठीक है, बताइएगा। एकदम ध्यान से आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम ध्यान से आराम से कीजिए। लास्ट के 30 सेकेंड, लास्ट के 30 सेकेंड।
लास्ट के 10 सेकेंड। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, तो संगत कोण जो है क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, आप लोग को अभी बताया था। और संगत भुजाएं क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? चलो, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड रुक जाइएगा। ये चीजें खत्म हो गई। आप लोग को कहीं कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। नो डाउट सर। तो रुक जाइए, थोड़ा सा 1 मिनट का समय दीजिएगा मुझे आप लोग। ठीक है, 1 मिनट का समय दीजिएगा, बस 1 मिनट का। 1 मिनट सभी बच्चे वेट करेंगे, बस 1 मिनट। क्या हुआ सर, मिला नहीं? बस 1 मिनट, 1 मिनट। पेशेंस बनाए रखिए, कह रहा हूं कि 1 मिनट रुकिए तो रुकिए आराम से। बस 1 मिनट। चलिए, सभी लोग एक टॉपिक सुनेंगे, समझेंगे। 1 मिनट। बस हो गया। बस 1 मिनट।
देखिए अगला टॉपिक है आपका स्केल गुणक। स्केल फैक्टर क्या होता है? ठीक है, देखिए स्केल फैक्टर क्या होता है? जिस आकार से आकृति को बड़ा या छोटा किया जाता है उसे स्केल कारक कहा जाता है। यानी जिस आकार से आकृति को बड़ा या छोटा किया जाता है उसे स्केल कारक कहा जाता है। इसको यहाँ पे ऐसे समझिएगा, जैसे कि विश्व मानचित्र या भवनों को निर्माण के लिए बनाए जाने वाले रूप में रेख जो आकृति होती है वो स्केल गुणक से बनाया जाता है। अब इसे सोचिए कितना बड़ा आपका घर होता है लेकिन उसका जो मैप बनता है वो छोटा सा ही बनता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो जैसे विश्व का पूरा देश कितने बड़े पूरा फैला हुआ है लेकिन इसका जो मानचित्र बनता है एक छोटा सा पे बन जाता है। तो यही चीज है स्केल गुणक क्या होता है, स्केल फैक्टर क्या होता है? जिस आकार से आकृति को बड़ा या छोटा किया जाता है उसी स्केल को हम लोग स्केल कारक कहते हैं, स्केल फैक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल में विश्व मानचित्र हो गया या भवन निर्माण के लिए बनाए जाने वाले जो मैप होते हैं, जो चित्र होते हैं, उसे हम स्केल गुणक कहेंगे। क्लियर है? ये आपके एग्जाम में नहीं, यहाँ पे डाल दिया गया है। अब देखिए त्रिभुज की समरूपता हम चेक करते हैं, कैसे करेंगे? देखिए तो दो त्रिभुज समरूप कब होंगे? जब उसकी संगत कोण बराबर होगा, ठीक है, और उसकी भुजाएं एक ही अनुपात में होंगे। एक ही अनुपात का मतलब क्या हुआ? समानुपाती होंगे। तो दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? जब उसके संगत कोण बराबर होते हैं और उनकी संगत भुजाएं क्या होते हैं? एक ही अनुपात में होते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है कि दो त्रिभुज समरूप कब होंगे? जब उनके कोण बराबर होंगे और एक ही अनुपात में होंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए एंगल बी जो है बराबर है एंगल ई के, एंगल ए जो है बराबर है एंगल डी के, और एंगल सी जो है बराबर है एंगल एफ के। और यहाँ पे देखिए ये एक ही अनुपात में है, ए बी बट्टा में डीई करेंगे और ए सी बट्टा में डीएफ करेंगे और बीसी बट्टा में ईएफ करेंगे, तो एक ही अनुपात में आएगा। बस में एक ही अनुपात में आएगा। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पे कि संगत कोण यहाँ पे बराबर है, एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई और एंगल सी बराबर एंगल एफ। ऐसे ही संगत भुजा एक ही अनुपात में ए बी बट्टा ई डी बराबर है बी सी बट्टा ई एफ और बराबर है ए सी बट्टा डी एफ। तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज जो है क्या है? समरूप है। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि कोई Yes, sir. कब समरूप होती है? जब उसका अनुपात बराबर होता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एंगल तो बराबर है। अब जैसे मैं यहाँ कर दूं 2 4 और यहाँ पे मैं कर दूं 8 और मैं यहाँ कर दूं 3, ठीक है, सॉरी 3 मत कीजिए, इसको आप कीजिए 4, इसको कीजिए 8, इसको कीजिए 16। अब आप बताइए क्या ये समरूप होगा कि नहीं होगा? है सर। Yes, होगा, sir. क्योंकि इनका अनुपात बराबर है और एंगल तो बराबर है ही। और जब अनुपात बराबर है भुजाओं का तो ये समरूप होगा। ठीक ना? क्लियर है ना सभी बच्चों को? Yes, sir. कोई डाउट किसी बच्चे को? अच्छा, नो डाउट सर। तो ये समरूप का चिन्ह है। आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी जो है समरूप हो जाएगा ट्रायंगल डीईएफ के। ठीक है, अब इन दोनों को देखिए और बताइए क्या ये समरूप है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। समरूप है ना? एंगल ए बराबर है यहाँ पे एंगल पी, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू और एंगल सी बराबर है एंगल एस के। तो कोण तो बराबर हो गए। अब ये 3 का इसका अनुपात करेंगे तो 1/2 आएगा, 2.5 का इसके साथ अनुपात करेंगे तो 1/2 आएगा, और 2 का इसके साथ अनुपात करेंगे तो 1/2 आएगा। यानी कि इसका अनुपात क्या है? बराबर है। भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसीलिए ये समरूप है। क्लियर है सभी बच्चों को? अगला क्वेश्चन करें। Yes, sir. यस सर। सिंपल क्वेश्चन है एकदम। इसको देखिए, चेक करके बताइए तो ये समरूप है कि नहीं है? नहीं है सर। क्यों नहीं है? No, sir. Sir, एंगल बराबर नहीं है. एंगल बराबर नहीं है। भुजा समरूप है वो है, जैसे कि यहाँ पे 2 का 4 हो जाएगा, चलिए ठीक है, 3 का 6 हो जाएगा, ये भी ठीक है, 2.5 का 5 हो जाएगा, ये भी ठीक है। लेकिन इसकी जो कोण है वो बराबर ही नहीं है, कोण अलग अलग है, तो ये समरूप नहीं होगा। क्योंकि कोण क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन पोल में दे दूं, कर लेंगे आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. चल, अब यहाँ पे आपको देख के बताना है कि कौन जो है इसमें समरूप नहीं है, कौन जो है समरूप नहीं है। एकदम ध्यान से देखिएगा और बताइएगा इसमें कौन जो है समरूप नहीं है।
एक चीज मैं यहाँ पे और आपको समझा देना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्या कि नॉट समरूप पूछा है और यहाँ पे ये सी है, ठीक है, ये सी है, इसे बी देखने की कोशिश मत कीजिएगा, और यहाँ पे बी है, ये बी है, ठीक है। ये वाला आकृति अगर आपका आंसर होगा तो बी, अगर ये वाला आकृति होगा तो सी, ठीक है। ए डी में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सी और बी में बहुत कंफ्यूजन है। सी यहाँ पे है और बी नीचे है, क्या कि ज्यादातर केस में बी यहाँ पे रहता है, तो इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। एकदम ध्यान से देखिएगा, क्लियर है। चलिए अब देखिए कौन सा दो आकृति जो है समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। सर सी। माइक ऑन करके आंसर नहीं देना है, ये बहुत गलत आदत है। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, माइक ऑन करके आंसर नहीं देना है। सॉरी सर। हो गया सर। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए पहला में एंगल बराबर है तो भुजा मान लेते हैं कि बराबर होगा एक ही अनुपात में। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 2.5 है तो यहाँ 5 हो गया, ये भी अनुपात में है। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 है, बराबर हो गया, अनुपात में बात एक ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात कि 2.5 का अनुपात कभी भी 4 या 6 या 5 नहीं हो सकता, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, क्योंकि 2.7 का अनुपात कभी भी 4, 6 या 5 नहीं आएगा, यानी कि ये अनुपात में नहीं, ये क्लियर दिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। जबकि यहाँ पे एंगल आपको दिख रहा है कि बराबर है, ठीक है, तो आंसर सी होगा। थोड़ा सा इसमें ऑप्शन में इतना अच्छा क्रिएट नहीं हुआ है, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक। चल तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक क्वेश्चन और एक कर दीजिए, इसको कीजिएगा। क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था इस क्वेश्चन को, एकदम ध्यान से कीजिएगा सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। आपको इसमें बताना है कि कौन सा त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज और एक समद्विबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होंगे कि नहीं होंगे। समद्विबाहु भी है, ध्यान से देखिएगा, केवल समबाहु नहीं है, समद्विबाहु भी है।
तो ये इतना ज्यादा गलत कर दिए आप लोग। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है कि समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होगा। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे एक समद्विबाहु, 1 सेकेंड, 3, 3 और 4, और यहाँ पे मैं बना दूं 5 और 3 और 3, क्या ये समरूप होगा? नो सर। नो सर। जो लिखा है कि क्या एक समबाहु त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होंगे, तो आप कहेंगे कि नहीं, ठीक है। या फिर ऐसे भी समझिए, एक समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, ये समबाहु त्रिभुज है, और एक यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज ले लेते हैं, क्या ये दोनों कभी समरूप होंगे? नो नो सर। सर। तो यही तो बताना था कि नो होगा। आप लोगों ने गलत किया, आधे से अधिक बच्चों ने गलत किया। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन मेरा ठीक था। मेरा भी राइट। क्लियर है? तो इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।